फिक्र आपकी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। आज सबसे पहले फिक्र आतंक के नए हथियार ड्रोन की। 5 अगस्त और 15 अगस्त के मद्देनजर ड्रोन आतंक का खतरा बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में लगातार इससे जुड़ी साजिशें रची जा रही हैं। पाकिस्तान की फौज, ISI और दहशतगर्द मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक के नए हथियार ड्रोन को धार देने में जुटे हुए हैं। सूत्रों से खबर है कि 5 अगस्त और 15 अगस्त को लेकर पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में ड्रोन से हमले की फिराक में हैं। सबसे पहले जान लीजिए ऐसा क्यों है, आइए आपको दिखाते हैं। ड्रोन की अगर बात की जाए तो भारत पर निशाना बनाने के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी बाकायदा 2 पलटन तैयार की हैं, क्योंकि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के 2 साल पूरे हो रहे हैं और 15 अगस्त की अगर बात की जाए तो भारत की आज़ादी की 75वीं सालगिरह है। और इसी दौरान लेकिन जो भारत की खुशी बर्दाश्त कर ले वो पाकिस्तान कैसा हो सकता है, आगे हम आपको पाकिस्तान की नई बौखलाहट की वजह भी बताएंगे। लेकिन पहले दिखाते हैं पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को ध्वस्त करने की हिंदुस्तान की तैयारी कैसी है। 15 अगस्त पर आतंकी के ड्रोन के खतरे को निपटने के लिए दिल्ली पुलिस और दूसरी फोर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। सुरक्षा बलों को सॉफ्ट किल और हार्ड किल की ट्रेनिंग दी गई है। इसके अलावा स्पेशल ड्रोन कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस ड्रोन कंट्रोल रूम को एयरफोर्स ऑपरेट कर रहा है। इस बार 4 एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती। इसके अलावा लाल किले के आसपास 250 रूफटॉप पर स्नाइपर तैनात होंगे। अब सवाल उठता है कि घाटी से दिल्ली तक आतंकी बौखलाए क्यों हैं? बार बार पिटने के बाद भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ खराफा क्यों करता है? जम्मू कश्मीर के बाद आखिर पाकिस्तानी आतंकियों ने दिल्ली को टारगेट पर क्यों ले रखा है? पाकिस्तान प्रायोजित खतरा बड़ा है, लेकिन हमारा प्रहरी मजबूती से अड़ा है। आजादी पर्व पर आतंक का मंडराया साया है, लेकिन भारतवर्ष के शूरवीर बेहद सजग हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कश्मीर टू दिल्ली, ड्रोन आतंक का अलर्ट। 5 अगस्त टू 15 अगस्त, शहर शहर ड्रोन टेरर। आजादी के इस पावन पर्व की सभी देशवासियों को बधाई। बीते साल 15 अगस्त के दिन आपने लाल किले पर देश के प्रधान का ओजस्वी भाषण सुना और अभेद सुरक्षा के बीच आजादी का पर्व मनाया गया और उस वक्त एंटी ड्रोन सिस्टम चर्चा में रहा। लेकिन इस बार 15 अगस्त के मौके पर सुरक्षा के इस हथियार और जवानों के सामने चुनौती बड़ी है। ड्रोन जिहाद का खतरा बड़ा है, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों की तैयारी सब पर भारी है। ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए पहली बार दिल्ली पुलिस और दूसरी फोर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों ट्रेनिंग शामिल हैं। असल खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन लगातार इस बार 15 अगस्त पर दिल्ली को ड्रोन के जरिए टारगेट करने की फिराक में लगे हैं, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल 3 महीने पहले ही जब ये अलर्ट आया, उसके तुरंत बाद दिल्ली पुलिस को फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को लेकर यानी कि ड्रोन को लेकर स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही थी और जो ट्रेन जवान हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली उनको स्पेशली इस बार 15 अगस्त के मौके पर लाल किले के आसपास तैनात किया जाएगा। लाल किले पर ड्रोन के खतरे के मद्देनजर एक विशेष ड्रोन कंट्रोल रूम भी बनाया है, जिसे इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट कर रहा है। पिछली बार लाल किले पर 2 एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए थे, लेकिन इस बार 4 एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा लाल किले के आसपास 250 रूफटॉप यानी ऊंची इमारतों की छतों पर स्नाइपर की तैनाती की जाएगी, जो संदिग्ध ड्रोन पर भी पैनी नजर रखेंगे। 15 अगस्त के को ध्यान रखते हुए ऑलमोस्ट 2 मंथ्स पहले से 15 अगस्त के 2 मंथ्स पहले से हमने कंप्लीट कवरेज राउंड द क्लॉक स्टाफ डिप्लॉयमेंट रेड फोर्ट पे कर दिया है।
इसके अलावा हमारे रेगुलर एएस चेक्स नियर बाय मार्केट एरियाज में इंटायर चांदनी चौक रोड पे, इनसाइड रेड फोर्ट और सिक्योरिटी के साथ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन के साथ इंटरनल चेकिंग चल रही है। दिल्ली में आजादी के 75वें पर्व की तैयारी शुरू हो चुकी है। इंडिया गेट से लाल किले तक सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई। लाल किले में आज से आम लोगों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया। आसपास की मार्केट में सघन तलाशी शुरू हो चुकी है। लाल किले के आसपास भी आप देखिए किस तरीके से यहाँ बैरिकेटिंग की गई है और इसके अलावा 15 अगस्त पर जो जिस तरीके से इस बार ड्रोन के जरिए आतंकी हमले की साजिश तैयार की जा रही है, जब से खुफिया रिपोर्ट आई है उसके बाद से ही लगातार जो आप ये चांदनी चौक की मार्केट देख रहे हैं ठीक सामने, वहां पर भी लगातार दिल्ली पुलिस के जवान सघन तलाशी ले रहे हैं। और इसके अलावा लाल किले के आसपास तकरीबन ऐसे 250 के करीब रूफटॉप हैं जिनकी पहचान की गई है, जहां पर इस बार पहली बार इतनी बड़ी संख्या में स्नाइपर्स की तैनाती की जाएगी। और साथ ही ये वो स्नाइपर्स होंगे जो कि जिनको फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को लेकर यानी कि ड्रोन को लेकर स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है कि अगर उन्हें आसपास कोई भी लाल किले के आसपास कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखाई देता है तो उससे समय रहते कैसे निपटा जाए, इस बात की खास तौर पर ट्रेनिंग इनको दी गई है। लाल किला और आसपास के इलाकों में एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस की एनएसजी, डीआरडीओ और एयरफोर्स के साथ ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और हमारी सुरक्षा बल 360 डिग्री एंटी ड्रोन कवरेज के लिए कमर कस चुके हैं। इसके अलावा किसान आंदोलन की आड़ में उपद्रव न हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने ट्रिपल लेयर अरेंजमेंट किया है। एक तो अपने जो 250 प्लस रूफ टॉप्स हैं उनके स्टाफ को 3 लेवल ऑफ ट्रेनिंग लगातार हमारी 2 महीने पहले से चल रही है, जिसमें हाउ टू रिस्पॉन्ड टू एनी अनफ्रेंडली ऑब्जेक्ट के बारे में उनको बताया गया है। एसओपीज हम अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा एनएसजी, डीआरडीओ और एयरफोर्स के साथ कोऑर्डिनेटेड ट्रेनिंग एंड एग्जीक्यूशन, जिसपे ऑन द डे ऑफ द अरेंजमेंट भी 360 डिग्री एंटी ड्रोन कवरेज हम देंगे। तो सुना आपने, तैयारी ऐसी कि परिंदा भी पर ना मार पाए, क्योंकि आजादी पर्व में खलल किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा और इसके लिए इंडिया गेट समेत नई दिल्ली और तमाम संवेदनशील इलाकों में सख्ती बरती जा रही है। 15 अगस्त के मौके पर इस बार आतंकी खतरे को देखते हुए इंडिया गेट पर भी विशेष चौकसी बरती जा रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त इंडिया गेट के आसपास किस तरीके से पुलिस तैनात कर दी गई है। इसके अलावा एसएसबी के जवान भी यहाँ साफ तौर पर तैनात दिखाई देखे जा सकते हैं। और इसके अलावा ठीक मैं चाहूंगा कैमरामैन से अंदर दिखाए, ये देखिए इंडिया गेट सर्कल के आसपास आम लोगों की जो एंट्री है वो फिलहाल इन तमाम आतंकी खतरों को देखते हुए फिलहाल पूरे तरीके से बैन कर दी गई है। और इसके अलावा ना सिर्फ इंडिया गेट बल्कि जितना भी न्यू दिल्ली का इलाका है, इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं, हर जगह पहले से ही पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। कैमरामैन राजू यादव के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। 15 अगस्त के मद्देनजर दिल्ली तो वही 5 अगस्त को लेकर घाटी पर निशाना, लेकिन छोटे से ड्रोन से पाकिस्तान इतनी बड़ी साजिश क्यों रच रहा है? आखिरकार इस बार ऐसा क्या हो रहा है जो पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान में आतंक को ऑपरेट करने वालों को मंजूर नहीं है? इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है, जरा ध्यान से देखें, भारत में एक देश, एक विधान यानी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का खत्म होना। यह पाकिस्तान को मंजूर नहीं है। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद आतंकी अलग थलग पड़ गए, यह भी उन्हें मंजूर नहीं है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत पिछले 4 साल में 900 से ज्यादा आतंकी मार दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली हो रही है, यह भी आतंकियों को रास नहीं आ रहा है। और अब बेटियों को बाहर शादी कर जम्मू कश्मीर में घर बसाने की छूट मिल रही है, यह भी उन्हें मंजूर नहीं। मतलब एक तरफ तो पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ में नाकाम हो रहे हैं, दूसरी ओर घाटी में उसके पाले पोसे आतंकी लगातार मारे जा रहे हैं। साउथ कश्मीर में पिछले 20 दिनों में 20 आतंकी ढेर कर दिए गए और इसी घबराहट में पाकिस्तान ने घाटी को अनमैन्ड आर्म्स से टारगेट करना शुरू कर दिया। 26-27 जून की रात जम्मू एयरबेस पर पाकिस्तान से आए ड्रोन के जरिए 2 विस्फोट हुए तो देश की सुरक्षा को लेकर चिंता और ज्यादा बड़ी हो गई। ड्रोन हमले के पीछे आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का हाथ बताया गया और खुलासा हुआ है कि ड्रोन हमले में इस्तेमाल आईजी को पाकिस्तान की फैक्ट्री में तैयार किया गया था। विस्फोटक में जो RDX इस्तेमाल किया गया वो भी पाकिस्तान का बताया जा रहा है। जम्मू एयरबेस पर ड्रोन हमले के बाद से अब तक कम से कम 7-8 बार इस इलाके में संदिग्ध ड्रोन दिखाई पड़े हैं, जिनसे सुरक्षा बलों की चिंता बढ़ गई है। ताजा मामला आज तड़के का है, जब 6 मिनट के अंतराल में 2 संदिग्ध ड्रोन दिखाई पड़े। पहला ड्रोन सुबह 4 बजे जम्मू के सतवारी इलाके के सिविल एयरपोर्ट के नजदीक दिखाई पड़ा
तो दूसरा ड्रोन 4:06 पर सिविल एयरपोर्ट से सटे पीर बाबा इलाके के पास देखा गया। पिछले हफ्ते हमने आपको पाकिस्तान की पोस्ट से महज 600 मीटर दूर से आईएसआई और पाकिस्तानी फौजियों की आतंकी साजिश का सच दिखाया था। हमने बताया था कि ऐसे सरहद पार 250 से 300 आतंकवादी पाकिस्तानी सैनिकों की पोस्ट में डेरा डाले हुए हैं और भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं। लेकिन हमारे सुरक्षा बलों की हाईटेक तैयारी से उनके मंसूबे पूरे नहीं हो पा रहे। इसीलिए पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ ड्रोन के जरिए साजिशें रच रहा है। लगातार कायर पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि आतंकियों तक हथियार और ड्रग्स की सप्लाई जो है वो किसी भी तरीके से ड्रोन के जरिए पहुंचाई जा सके। ऐसे में हाल ही में ही जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी जम्मू में सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ली है। वहीं 15 अगस्त भी नज़दीक है, ऐसे में जम्मू को भी हाई अलर्ट मोड पे रख दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा चिंता का विषय ये कि ड्रोन लगातार जम्मू के कई इलाकों में देखा जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां इस ड्रोन वाली साजिश से कैसे निपटेंगी? कैमरा पर्सन अनूप के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात करते हैं पेगासस की। ग्रीक में पेगासस उस जादुई घोड़े को कहते हैं जो अपनी पंखों के बल पर पलक झपकते ही 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन फिलहाल हमारे देश में पेगासस का विवाद जरूर आसमान छू रहा है। कई राजनीतिक दल इस मामले की जांच के लिए जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस कह रही है कि उसकी सरकारों को अस्थिर करने में पेगासस का इस्तेमाल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। लोकतंत्र को आज के बीजेपी पार्टी ने एक जासूसी तंत्र में तब्दील कर दिए हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खरीदा गया था या मोदी जी के सुरक्षा के लिए खरीदा गया था? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा माने मोदी सुरक्षा? कांग्रेस के नेता फिलहाल इस बात पर एकमत हैं कि उनकी पार्टी में जो कलह है उसके पीछे पेगासस है। आज हम आपको बताएंगे कि कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में और राजस्थान में या फिर गोवा और मणिपुर में आखिर कौन सा पेगासस है जिसने कांग्रेस को परेशान किया या परेशान कर रहा है। सबसे पहले बात कर्नाटक की करते हैं। आरोप है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे HD कुमारस्वामी और पूर्व डिप्टी CM G परमेश्वर के निजी सचिवों की जासूसी कराई गई। सिर्फ अब जो कर्नाटक का बाहर आया है तो मैं ये समझता हूं कि इसी का इस्तेमाल ऐसा स्पाइंग करके सारी मालूमात लेके उन्होंने मध्य प्रदेश का किया होगा और गोवा का किया होगा और मणिपुर का किया होगा, अरुणाचल का किया होगा। ऐसे बहुत से स्टेट को अब महाराष्ट्र में भी हाथ डालने की उनकी कोशिश हो रही है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। लेकिन सच क्या है? कर्नाटक में सत्ता की चाह में कांग्रेस GDAA में बगावत हुई थी। इस्तीफा देने के बाद बागी विधायक बीजेपी में शामिल हुए। बाद में ये विधायक येदियुरप्पा सरकार में मंत्री भी बने। यानी कांग्रेस के सिस्टम में घुसे पॉलिटिकल पेगासस ने कर्नाटक में कुर्सी के लोभ का ऐसा वायरस पैदा किया कि विधायक बागी हुए और सरकार गिरी। अब मध्य प्रदेश की राजनीति को याद कीजिए। वहां पार्टी में अनदेखी से नाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार गिराई थी। लोकसभा चुनाव में हार के बाद सिंधिया राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी की तरफ से पहली सीट पर दावा कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने सिंधिया के बजाय दिग्विजय सिंह को पहली सीट के लिए प्राथमिकता दी। सिंधिया अपने लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस पद की मांग कर रहे थे। सिंधिया खुद को CM नहीं बनाए जाने के बाद अपने किसी समर्थक को डिप्टी CM बनवाना चाहते थे। सिंधिया समर्थक कमलनाथ सरकार पर पार्टी के घोषणा पत्र पर अमल नहीं करने का आरोप भी लगा रहे थे। लेकिन अब वही कमलनाथ सारा दोष पेगासस को दे रहे हैं। जिस तरह उन्होंने कर्नाटक की सरकार गिराई पेगासस का उपयोग करके, संभव है कि यहाँ भी पेगासस का उपयोग करके कि जो विधायक बेंगलोर में थे मुझे फोन करते थे, अपने फोन से नहीं, हाउसकीपर के फोन से, किसी इसके फोन से, कुक जो डाइनिंग रूम का स्टाफ था उनसे मुझे फोन में बात करते थे, तो डरते थे अपने फोन से बात करने में। कहते हमारा फोन टैप हो रहा है। अब कैसे टैप हो रहा है मैं नहीं जानता, तो ये मैं नहीं कह सकता, पर सीधा साधा वहां तो सौदा था। अब जरा पंजाब की तस्वीर देखिए और तलाशिए कि इसमें पेगासस कहां है।
सूबे में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने पहली बार शक्ति प्रदर्शन किया और कांग्रेस के कुल 80 में से 62 विधायकों के साथ स्वर्ण मंदिर में मत्था टेक कर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को अपना राजनीतिक संदेश दे दिया। ये कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन है और सिद्धू साहब माफी मांगेंगे? ये माफी का सवाल नहीं होता, ये कांग्रेस हाईकमान के नोटिस में सब लोगों को एक साथ इकट्ठे करना। अब पंजाब में पार्टी के भीतर दरार बढ़ती है तो इसमें भला किसका कसूर कहा जाएगा? कम से कम पेगासस का तो बिल्कुल भी नहीं। पंजाब का यह हाल तब है जबकि दिल्ली में बैठे आला कमान ने अपनी ओर से हल निकाल दिया। इस बीच राजस्थान में भी दोबारा सुगबुगाहट शुरू हो गई है, क्योंकि वहां कई महीनों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच टकराव जारी है। जिस मणिपुर में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां भी कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और गोवा में तो 2 साल पहले ही कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन इन सारी घटनाओं के लिए पेगासस पर ठीकरा फोड़ना सही होगा क्या? शायद नहीं। दाग चाहे कहीं हो, अच्छे नहीं होते, और राजनीति में तो बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर अफसोस जताया है कि उसके बार बार कहने के बावजूद राजनीतिक दल अपने दागी नेताओं पर रोक नहीं लगा रहे। कल एक सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कोर्ट से कहा कि उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास का खुलासा नहीं करने वाले दलों के चुनाव निशान जब्त कर लिए जाएं। ये जितने पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने फॉर्म भरे हैं, उन फॉर्म में उन्होंने लिखा है किसने कितना गुनाह किया है, किस पर कितने केसेस चलते, सब है ना, आता है ना खबरों में। मैं पहला एक कमेटी बनाऊंगा और मैं कहूंगा जो जितने हैं, जरा किस किस पर कौन कौन से गुनाह जरा निकालो। उसमें भाजपा वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एनडीए वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी को नहीं छोड़ूंगा। और मैं सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा इन पे तत्काल केस चलाओ, और जो सच्चे गुनहगार हैं उनको जेलों में डालो। पार्लियामेंट को साफ करो, पहले अपराधियों से मुक्त करो पार्लियामेंट को। प्रधानमंत्री ने अप्रैल 2014 में जिस स्वच्छता अभियान को चलाने की बात कही थी, वो कितना आगे बढ़ा? देश की सबसे बड़ी अदालत ने कल राजनीति में अपराधीकरण पर अफसोस जताते हुए कहा कि किसी भी पार्टी को ना तो राजनीति को अपराध से मुक्त करने के लिए कानून बनाने में और ना ही ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोक पाने में दिलचस्पी है जिनके खिलाफ गंभीर अपराधों में अदालत ने आरोप तय किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सभी राजनीतिक दलों में विभिन्नता में एकता है। कोर्ट में उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें पिछले वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि सार्वजनिक करने के आदेश दिए थे। अदालत में सीपीएम के वकील ने कहा कि हम बिना शर्त माफी मांगते हैं। इसी तरह एनसीपी के वकील ने निर्देश नहीं मानने के लिए बिना शर्त माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि माफी से काम नहीं चलेगा, आदेश का पालन होना चाहिए। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो नेशनल इलेक्शन वॉच और एडीआर ने 539 सांसदों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया, जिसमें 233 सांसदों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी मिली। बीजेपी के 301 में से 116 यानी 39% सांसदों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हैं, जबकि कांग्रेस के कुल 51 में से 29 यानी 57% सांसदों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इसी तरह डीएमके के 23 में से 10 यानी 43% सांसद आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं। अब बात देश में कोरोना संक्रमण की, जिसके आंकड़ों ने एक बार फिर फिक्र बढ़ा दी है। सोमवार को डेली न्यू केसेस के जो 30,000 के नीचे पहुंच गए थे, वो मंगलवार को 42,000 के पार पहुंच गए। फिक्र रिकवरी के आंकड़ों ने भी बढ़ा दी है, क्योंकि एक बार फिर नए मामलों से कम हो गए हैं। बीते दिन मौत के आंकड़ों ने भी 39 दिन का रिकॉर्ड तोड़ा है। मंगलवार को करीब 4,000 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत की रिपोर्ट की गई है, लेकिन इसमें बैक ओवर है। हालांकि मौत की आंकड़े उछाल इसलिए आया है क्योंकि महाराष्ट्र में पुरानी मौतों के आंकड़ों को एडजस्ट किया गया है। महाराष्ट्र में 3509 पुरानी मौत के आंकड़े जुड़े हैं, जिसकी वजह से देश में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। एक और कोरोना वायरस की दूसरी लहर से देश अभी पूरी तरह उभरा नहीं है। तीसरी लहर दहलीज पर खड़ी है। ऐसे में एक और वायरस का खतरा मंडरा रहा है जो कोरोना से भी ज्यादा घातक है। वो है ऐसा वायरस जो कि कोरोना से 20 गुना ज्यादा घातक है, और उसकी वजह से देश में पहली मौत भी हो चुकी है। आखिर ये कौन सा वायरस है, उसे देश में कहां और किसको शिकार बनाया, और उसे कैसे बचा जा सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए।
कोरोना की महामारी के बीच एक नई आफत का डर गहराने लगा है। उस आफत का नाम है बर्ड फ्लू, और इसका डर इसलिए बढ़ गया है क्योंकि परिंदों के प्राण लेने वाला ये वायरस इंसानी जिंदगी भी लील रहा है। कोरोना संकट के बीच देश में बर्ड फ्लू से मौत का पहला मामला सामने आया, जिसके बाद हेल्थ एक्सपर्ट्स की फिक्र बढ़ गई है। बर्ड फ्लू की चपेट में आकर 11 साल के एक बच्चे की दिल्ली एम्स में मौत हो गई। उसे जून के अंत में एम्स के बाल रोग विभाग में भर्ती कराया गया था। शुरुआत में बच्चे में कोरोना संक्रमण का शक था, हालांकि जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आई। टेस्ट के दौरान उसमें ल्यूकेमिया और निमोनिया के लक्षण भी दिखे थे। बाद में सैंपल को जांच के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजा गया, जहां इसके H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि की गई। 20 जुलाई को बच्चे की मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन दिल्ली से एक टीम हरियाणा के लिए रवाना हो गई है। नेशनल स्तर पर यह टीम इसलिए भेजी गई है ताकि वहां के पोल्ट्री फार्म की स्थिति जानी जा सके, क्योंकि जिस पेशेंट की डेथ हुई है वो पेशेंट कहीं और से नहीं बल्कि हरियाणा से है, और अलग बगल के जो राज्य हैं वहां से जो भी पोल्ट्रीज के लेन देन हो रहे हैं उन सब पर निगरानी रखने को विशेष तौर पे कहा गया है। मरीज की मौत के बाद उसके संपर्क में आए अस्पताल के सभी कर्मचारियों को आइसोलेशन में रखा गया। हालांकि WHO के मुताबिक बर्ड फ्लू का एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंचना मुश्किल है, लेकिन ये वायरस बहुत ज्यादा जानलेवा है, कोरोना वायरस से कई गुना ज्यादा। दुनिया में कोरोना संक्रमण से मृत्यु दर करीब 3% है, लेकिन बर्ड फ्लू से मृत्यु दर 60%, यानी कोरोना के मुकाबले 20 गुना ज्यादा। साफ है कि बर्ड फ्लू इंसानों के लिए कोरोना से कहीं ज्यादा घातक है। बर्ड फ्लू से संक्रमित होने के बाद लक्षण 2 से 8 दिन में दिखने लगते हैं। इसमें बुखार आता है, लगातार खांसी आती है, नाक बहती है, सिर दर्द भी होता है, गले में सूजन और मांसपेशियों में दर्द रहता है, पेट खराब हो जाता है, सांसें लेने में परेशानी होती है और आंखों में इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब ये जानिए कि इससे बचा कैसे जा सकता है। इंसानों में बर्ड फ्लू किसी मरे हुए या जिंदा पक्षी के संपर्क में आने से होता है। बर्ड फ्लू से संक्रमित पक्षी की बीट या लार में ये वायरस पाया जाता है, या कई बार हवा के जरिए भी ये संक्रमण फैलता है। अगर कोई इंसान संक्रमित पक्षी को छूता है और फिर उसके बाद अपनी आंख, नाक या मुंह को छू लेता है तो ये वायरस शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसका सबसे ज्यादा खतरा पोल्ट्री कारोबार से जुड़े लोगों को होता है, इसीलिए पोल्ट्री फार्म के कर्मचारियों और वहां आने जाने वाले लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। आम लोगों के लिए पोल्ट्री प्रोडक्ट्स बर्ड फ्लू के संक्रमण की वजह बन सकते हैं, इसलिए चिकन और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आज तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जब अच्छी तरह पका हुआ चिकन और अंडा खाने के बाद बर्ड फ्लू फैला हो। ये H5N1 है जो कि बर्ड्स के माध्यम से फैलता है, तो ये कभी कभी जानलेवा भी होता है और इसके केसेस पहले भी आते रहे हैं। तो इसलिए इसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये कोई पेंडेमिक का रूप ले रहा है, और जनरली ये मैन टू मैन नहीं फैलता, तो इसलिए बहुत कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है। और इसमें ये भी नहीं है कि आप चिकन नहीं खा सकते या अंडा नहीं खा सकते, इस तरह का नहीं है। अगर आप बॉयल करके जो भी खाना खा रहे हैं तो बिल्कुल सेफ होता है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देश में इस साल की शुरुआत में दिल्ली के साथ साथ केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में भी बर्ड फ्लू के मामले मिले थे, लेकिन इंसानों के संक्रमण का कोई केस सामने नहीं आया था। हालांकि बर्ड फ्लू को लेकर इस वक्त देश में फिलहाल कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन दिल्ली में 11 साल के मासूम की मौत के बाद डर सताने लगा है कि कहीं बर्ड फ्लू देश में पैर तो नहीं पसारने लगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एम्स के डायरेक्टर ने सीधे तौर पर कहा है कि इंसानों से इंसानों में बर्ड फ्लू का ट्रांसमिशन का कोई केस नहीं है। इंसानों से इंसानों में। आपने और हम सब ने 3 महीने पहले वो दौर देखा है जब लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, ऑक्सीजन न मिलने से दम तोड़ रहे थे। लेकिन अब सरकारों का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं कोई मौत हुई नहीं है। तो फिर वो लोग कौन थे जिनकी सांसें ऑक्सीजन नहीं मिलने से उखड़ गईं? क्या उन लोगों के आंसू झूठे थे जिन्होंने अपने लोगों को तिल तिल कर मरते देखा? लेकिन ऐसे लोग एक तरफ हैं और केंद्र से लेकर राज्यों की सरकारें दूसरी तरफ, फिर चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या फिर कांग्रेस, एक दूसरे को कोसने वाले इस मुद्दे पर एक साथ हैं, मान रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा है। लोगों के मरने की कोई चिंता नहीं है। मुश्किल से 3 महीने गुजरे हैं। कोई भी शहर हो, कोई भी अस्पताल हो,
मातम, मजबूरी और आक्रोश का ऐसा ही मंजर आम था। ऑक्सीजन की वजह से 5 पेशेंट एकदम एक्सपायर होते हैं। गुप्ता नर्सिंग होम से मैं सिलेंडर लेके आता हूँ और इन्हें फिर भी नहीं लगाया। लेकिन सरकार कहती है ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत रिपोर्ट नहीं हुई। तो फिर सवाल उठ रहा है, क्या दूसरी लहर में देश ने जो देखा और जो सहा वो सब झूठा था? ऐसे कोविड सेंटर बंद कर देने चाहिए जहाँ 5 बार ऑक्सीजन की वजह से सब सरकारी व्यवस्था यहाँ फेल हो चुकी है। कोई सिलेंडर नहीं दे रहा है। दुनिया कहती है हरियाणा में सरकार कहते हैं हमारे पास सब इंतजाम है। सब अरे कहाँ इंतजाम? उनके बंदे को एडमिट करो। आगरा की इस तस्वीर को देखकर आज भी कलेजे में फूंक सी उठती है, जब एक महिला अपने पति की जान बचाने के लिए दर दर भटकी, लेकिन कहीं ऑक्सीजन नहीं मिली तो महिला ने खुद मुंह से अपने पति को सांस देने की कोशिश की, लेकिन अपने पति को वो बचा नहीं पाई। सांसों का यह आपातकाल पूरे देश ने देखा है, भोगा है, लेकिन इन तस्वीरों का मिलान सरकार के बयान से करेंगे तो ये सब झूठा है। सरकार के मुताबिक देश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। संसद में सरकार से ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों को लेकर सवाल किया गया था। इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जवाब देते हुए बताया गया कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी भी मौत की जानकारी राज्यों की तरफ से नहीं दी गई। सरकार का यह जवाब आते ही सियासत शुरू हो गई। सबसे तीखा प्रहार कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता और सत्य की भी भारी कमी है। तब भी थी, आज भी है। पूरा विपक्ष अब सरकार को घेर रहा है। विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, तो बीजेपी भी कम हमलावर नहीं है। उसका कहना है कि राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्र ने रिपोर्ट दी, तो राज्य बताएं कि उन्होंने सच क्यों छुपाया। Yesterday, Health Minister misled the House with the false information. This is a clear-cut picture. How to admit that there is a bigger failure from the part of central government to managing the second COVID. There is no sufficient oxygen supply. There is no sufficient ICUs. ऑक्सीजन के शॉर्टेज को लेकर कोई मृत्यु हुआ हो, इस पर कोई आंकड़ा नहीं भेजा। किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण कोई मृत्यु हुई है, इसलिए इसके आंकड़े नहीं है। आप सोचिए जरा, क्या ये डाटा केंद्र ने बनाया? नहीं, राज्यों ने नहीं भेजा। केंद्र केवल अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, केवल इस बात को छिपाने के लिए कि उन्होंने ऑक्सीजन का डिजास्टर खड़ा किया इस देश में, 13 अप्रैल के बाद से केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन की नीतियां बदली और जिसकी वजह से पूरे देश में ऑक्सीजन का डिजास्टर खड़ा हुआ। केंद्र सरकार का साफ साफ कहना है कि स्वास्थ्य राज्यों का विषय है, वो सिर्फ राज्यों से मिलने वाले डेटा को इकट्ठा करती है, और जब राज्यों ने ऑक्सीजन से कमी की मौत रिपोर्ट ही नहीं की तो उनकी जानकारी कैसे होगी? ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हुई है, ये इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात है? इसमें कौन राजनीति करेगा? हमारी राजनीति करनी होगी तो और मुद्दे बहुत हैं। रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब, उनकी किल्लत थी, इसीलिए हमको भेजा मुख्यमंत्री जी ने। तो ऑक्सीजन की कमी है, इंजेक्शंस की कमी है, भारत सरकार से जाके बात करिए आप। इसमें क्या पॉलिटिक्स हो रही है? ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है और सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की है। दिक्कतें जरूर आई हैं, लेकिन उसकी उपलब्धता हम लोगों ने लगातार की है। अप्रैल के माह में दिक्कत थी, लेकिन उस दिक्कत को रात भर दिन भर हम लोगों ने प्रयास करने के बाद ऑक्सीजन को भी उपलब्धता कराई है। लेकिन कई लोगों को हम नहीं बचा पाए, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उस बात का हमें दुख है, लेकिन प्रयास में कहीं कोई कसर सरकार ने नहीं छोड़ी। सर, इतने लोग मरे हमने। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, ये सही है कि ऑक्सीजन से रिपोर्टेड कमी के चलते रिपोर्टेड डेथ्स नहीं है, हम सरप्लस स्टेट रहे और प्रबंधन में कहीं ना कहीं लास्ट मिनट में कोई कहीं बैकअप कैसा था क्या नहीं था, 2-4 मिनट का भी ऑफ हुआ हो, वरना ऑक्सीजन की कमी से डेथ छत्तीसगढ़ में रिकॉर्डेड नहीं है, ये तो सही है। ऑक्सीजन की किल्लत के वजह से महाराष्ट्र में किसी भी रुग्ण की मृत्यु नहीं हुई है, ऐसा एफिडेविट हमने कोर्ट में भी दिया है। और मुझे लगता है कि जबकि महाराष्ट्र में 65,000 पॉजिटिव रुग्ण आ रहे थे, तब भी हमने 1700 मेट्रिक टन पे ऑक्सीजन मैनेज किए और ईश्वर की कृपा है कि कोई भी मिसहैप
या एक्सीडेंट इस तरह से कि ऑक्सीजन नहीं मिला इसीलिए नहीं हुआ है। सुना आपने, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, हर कोई सिरे से ऑक्सीजन की कमी से मौत की बात को नकार रहा है। लेकिन यही लोग 2-3 महीने पहले तक ऑक्सीजन की कमी का रोना रो रहे थे, मजबूरी जता रहे थे। दरअसल ये उस सियासत का सच है जो ऑक्सीजन को लेकर हो रही है। लेकिन सच तो ये भी है कि मातम और मजबूरी की ये तस्वीरें असली है, ये आंसू, ये गम असली है। ऐसे में सरकारों का ये कहना कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, यह मामला डेटा में उलझ कर रह गया कि राज्य सरकार ने केंद्र को दिया कि नहीं दिया। अब रिवाइंड करते हैं और जरा गूगल सर्च करते हैं कि कितनी सरकारों ने कोर्ट में क्या क्या कहा था और क्या क्या उन्होंने कहां कहां से चीजें अपने आप को मंगाने की कोशिश की थी। तो वो पैनिक क्यों था? बात यह है कि ऑक्सीजन की कमी थी, एक्सेप्ट इट, और ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लोगों को जवाब देना आता है। आने दीजिए मौका। और अब बात करते हैं ओलंपिक से जुड़ी खास खबरों की। टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले भारतीय कंटिंजेंट में पंजाब और हरियाणा के एथलीटों की एक बार फिर भरमार है। भारतीय दल में शामिल 127 एथलीटों में से 50 एथलीट हरियाणा और पंजाब के ही हैं, यानी कुल करीब 40%। गर्व करने वाली बात यह है कि इन दोनों राज्यों से आने वाले एथलीटों में कई का पदक के लिए दावा भी काफी मजबूत है। ये बात थोड़ी चौंकाती भी है कि अगर देश की कुल जनसंख्या के सिर्फ 4.4% वाले राज्य पंजाब और हरियाणा से इतने एथलीट आते कैसे? लेकिन यही खासियत है इन दोनों राज्यों की मिट्टी में। कोई शौकिया, कोई मजबूरन, तो कोई परंपरागत तरीके से खेल के मैदान में उतरा। सभी ने मेहनत की, पसीना बहाया, दीन दुनिया से कटे रहे, रूटीन बन गया, ट्रेनिंग, खाना पीना और सोना, लक्ष्य बना ओलंपिक मेडल। यही कहानी है हरियाणा और पंजाब से आने वाले एथलीटों की। आपको बता दें कि इस बार टोक्यो में 127 एथलीटों के भारतीय दल में 31 एथलीट हरियाणा के हैं और 19 एथलीट पंजाब के। एक और जानकारी आपको देते हैं जिसका मकसद तुलना नहीं बल्कि सिर्फ इस फर्क को समझना है। देश की आबादी की करीब 16.9% जनसंख्या अकेले उत्तर प्रदेश से आती है, लेकिन वहां से ओलंपिक की मंजिल पाने वाले एथलीटों की संख्या सिर्फ 8 है। देश के अन्य राज्यों के मुकाबले ये फर्क है पंजाब और हरियाणा में। इस मिट्टी का धमाल देखिए कि पदक के सबसे मजबूत दावेदारों में भी इन्हीं दोनों राज्यों के एथलीट हैं। पदक के दावेदारों में मजबूत नाम बजरंग पुनिया हरियाणा से हैं। बजरंग पुनिया रेसलिंग के 65 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। रेसलिंग में ही मेडल की मजबूत दावेदारी विनेश फोगाट 53 किलोग्राम में दावा पेश करेंगे। दुनिया के नंबर 1 बॉक्सर की हैसियत से 52 किलोग्राम वर्ग में अमित पंघाल उतरेंगे। बॉक्सिंग में विकास कृष्ण का भी दावा काफी मजबूत है, वो 69 किलोग्राम में अपना दावा पेश करेंगे। शूटर मनु भाकर 10 मीटर एयर राइफल में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। जेवलिन थ्रो में मेडल की उम्मीद माने जा रहे नीरज चोपड़ा भी हरियाणा से हैं। इसके अलावा भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल भी हरियाणा की ही रहने वाली हैं। पंजाब का ज्यादा असर हॉकी के खेल में दिखता है। टीम के आधे से ज्यादा खिलाड़ी पंजाब से हैं। इस बार भारतीय हॉकी टीम की फिटनेस को बहुत तवज्जो दी गई है और उससे भी पोडियम फिनिश की उम्मीद है। लगे हाथ आपको यह भी बता दें कि भारत के ओलंपिक इतिहास में व्यक्तिगत स्पर्धाओं में मेडल जीतने वाले एथलीटों में भी पंजाब और हरियाणा का वर्चस्व है। 2008 में देश के लिए पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले अभिनव बिंद्रा पंजाब के हैं। 2008 में ही बॉक्सिंग में ब्रोंज मेडल जीतने वाले विजेंदर सिंह। 2012 लंदन ओलंपिक्स में बैडमिंटन में ब्रोंज जीतने वाली साइना नेहवाल। 2012 में ही ब्रोंज मेडल जीतने वाले पहलवान योगेश्वर दत्त और 2016 में ब्रोंज मेडल पर कब्जा करने वाली साक्षी मलिक भी हरियाणा से हैं। अब ओलंपिक शुरू होने में चंद घंटों का वक्त बाकी है। एथलीट्स टोक्यो पहुंच चुके हैं। हरियाणा और पंजाब के एथलीटों के साथ समूचे भारतवर्ष दुआएं हैं। और आपको लेटेस्ट अपडेट यह दे दें कि ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में भारत के कंटिंजेंट की तरफ से कम लोग शामिल होंगे। कोरोना के चलते सिर्फ 6 अधिकारियों को अनुमति मिली। और अब फटाफट अंदाज में खबर है। 9 महीने से आंदोलन कर रहे किसान नेताओं का कल प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर तक जाने की दी इजाजत। किसान नेताओं ने कहा शाम 5 बजे तक किसान संसद लगाएंगे। गिरफ्तार किया तो जेल जाएंगे। टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ने शहीदी
दिवस पर पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात तक की वर्चुअल रैली की। 16 अगस्त को खेला होबे दिवस मनाने का किया ऐलान। कहा जब तक सारे राज्यों से बीजेपी नहीं होती परास्त तब तक जारी रहेगा खेला होबे अभियान। नवजोत सिंह सिद्धू से माफी मांगने की मांग के बाद से अलग थलग पड़े पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। अमृतसर में अपने घर पर बैठक करके सिद्धू ने किया शक्ति प्रदर्शन। 4 कैबिनेट मंत्रियों समेत 62 विधायकों के साथ आने की खबर। कैप्टन के जेल मंत्री ने कहा जो हाईकमान का आदेश नहीं मानता उसका नहीं दूंगा साथ। 2 दिन के असम दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम और पाकिस्तान पर दिया बयान। कहा 1930 से आबादी बढ़ाकर बंगाल, असम और सिंध को पाकिस्तान बनाने की थी साजिश। योजना पूरी तरह सफल तो नहीं हुई पर भारत विभाजित होकर बन गया पाकिस्तान। भारत चीन के बीच 12वें दौर की सैन्य स्तर की वार्ता जल्द। सूत्रों के मुताबिक जुलाई के अंतिम हफ्ते या अगस्त के पहले हफ्ते में हो सकती है मीटिंग। भारत चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात के बाद बातचीत पर बनी सहमति। LAC विवाद पर भारत और चीन के बीच कई दौर की बातचीत रही बेनतीजा। और अब देखते हैं खबरें पॉजिटिव। जल्द ही देश को कोरोना के खिलाफ एक और वैक्सीन मिलने की उम्मीद बढ़ गई है जो बच्चों को भी लग सकेगी। अहमदाबाद की कंपनी ज़ायडस कैडिला की वैक्सीन ज़ायकोव-डी को आपात इस्तेमाल की जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है। कंपनी ने वैक्सीन का 12 से 18 साल के बच्चों पर भी ट्रायल किया है। खबरों के मुताबिक कंपनी DCGI को इसी हफ्ते टीके के परीक्षण की अतिरिक्त जानकारी सौंपने वाली है और अगस्त में इसे मंजूरी मिल सकती है। कोरोना का एक बार संक्रमण होने के बाद एंटीबॉडीज शरीर में कितने दिनों तक रहती हैं, ये सवाल हमेशा से चर्चा में रहा है। इसका जवाब इटली की पडुआ यूनिवर्सिटी और लंदन के इंपीरियल कॉलेज की हालिया रिसर्च में दिया गया है। रिसर्च के मुताबिक संक्रमण के 9 महीने बाद तक शरीर में एंटीबॉडी का लेवल हाई रहता है, चाहे मरीज में संक्रमण के बाद लक्षण दिखे हों या मरीज एसिम्प्टोमेटिक रहा हो। अब आपको आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। अब पोस्टमैन के जरिए ये काम घर बैठे हो जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए समझौता किया है। इसके तहत पोस्टमैन आधार कार्ड में दिए मोबाइल नंबर को अपडेट करेंगे। इस काम के लिए डाक विभाग पोस्टमैन को हाईटेक स्मार्टफोन दे रहा है जिसमें मौजूद खास सॉफ्टवेयर की मदद से आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकेंगे। और अब देखते हैं जो है सो। दो जासूस करें महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है। सुना है आपने ये गाना? सुनिएगा, राज कपूर भी हैं इसमें। ये गाना आपको वैसा ही मजा देगा जैसे ओ बेटा जी गाना अभी आया, तो उसमें मॉडर्न दौर में रेट्रो मजा मिल गया। लेकिन मॉडर्न कॉन्टेस्ट में दुनिया खराब है ये सोचकर कौन निगाह रखना चाहता है? और जासूस कितने हैं? 1, 2, 3 या पूरे कुएं में भांग घुली हुई? और अगर निगाह हिंदुस्तान में रखी जा रही है तो क्या जिनपिंग के देश में, पुतिन के यहाँ, बाइडेन वाले यूएस में तो खैर प्राइवेसी लॉ बहुत सख्त है कहा जाता है, क्या उन जगहों पर निगाह नहीं रखी जा रही होगी? और फिर गुप्तचरों का सहारा तो चिरकाल से लेने के उल्लेख हैं। ये बात और है कि दुश्मन देश पर और देश के अंदर अपने दुश्मन आप जिनको समझते हैं उनकी जासूसी करने में फर्क होता है। कहा जाता है कर नहीं तो डर नहीं, कुछ गलत कहा नहीं, किया नहीं तो निगाह रखे जाने का डर क्यों? अभी इस मामले में कुछ प्रमाणित नहीं है, लेकिन जैसा हल्ला मचा हुआ है उससे एक बात तय है कि हमारे नेताओं के पास छिपाने के लिए काफी कुछ है, जिसके उजागर हो जाने से खेल बिगड़ने का डर हो सकता है। बाकी तो जो है सो है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।